नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास के अंदर आर्थिक समीक्षा 2022-23 के पार्ट 1 के ऊपर चर्चा की थी, जिसके अंदर सामान्य जो शब्दावली है उसके बारे में जाना था और राजस्थान के अंदर वर्तमान में जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में नॉर्मल चीजें पढ़ी थी। आज जो है वह अपना पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। सेकंड पार्ट जो है वह अपना आर्थिक समीक्षा 2022-23 का यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं और उसके अंदर एक बहुत ही शानदार चीज ये है और वह है कि आर्थिक समीक्षा का सारांश। कहने का मतलब ये है कि मान लो किसी को अगर लग रहा है, जो पहली क्लास पढ़ी थी ना, वहां से आपके ये मान लो मतलब कि टोटल आर्थिक समीक्षा का 10 से 15% हिस्सा हो जाता है। ये चैप्टर आप पढ़ लेंगे ना तो लगभग 30 से 40% हिस्सा हो जाएगा और उसके बाद में बचा हुआ जो हिस्सा है वो आपको 50% के या फिर 60% के आसपास के लिए बाकी क्लासें देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी अगली जस्ट क्लास आएगी फ्लैगशिप योजनाएं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी और बहुत ही अलग तरीके से उस क्लास को जो है वो अपन रखेंगे। लेकिन ये वाली जो क्लास है ये आर्थिक समीक्षा का सारांश है, यानी कि मोटे मोटे तौर के ऊपर अगर आप इस क्लास को बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो आपके 40% जो काम है वो हो जाता है इस क्लास से, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक प्रकार से आर्थिक समीक्षा का सार है। क्योंकि अपन क्लासें जो है उनको सारी की सारी सीक्वेंस से ले रहे हैं ताकि आपको बीच में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। यहाँ पर सारांश के अंदर सारी की सारी चीजें एक प्रकार से छोटे रूप में आएगी, उनको ही अपन आरएस या फिर एसआई या फिर कोई बड़े एग्जाम है राजस्थान के या फिर ईओ आरा का भी एक अच्छा एग्जाम है, उनकी दृष्टि से वो सारी की सारी क्लासें आपको देखना ज्यादा जरूरी होगा। क्योंकि ये ईओ आरओ के हिसाब से जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आने वाली सबसे बड़ी भर्ती ईओ आरओ की है। आर्थिक समीक्षा का जो सारांश है 2022-23, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट चलने वाले हैं, कौन कौन सी चीजें जो है वो अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं केंद्र और राज्य का तुलनात्मक अध्ययन। एक ऐसी टेबल दी जाती है आर्थिक समीक्षा में, पिछली बार भी अपन ने चर्चा की थी, इस बार भी अपन चर्चा कर रहे हैं और इसमें मैक्सिमम जो चीजें हैं वो पिछली वाली के एज इट इज सेम टू सेम है। कहने का मतलब ये यहां से लेकर यहां तक ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये 2011 की जो जनगणना होती है उसके ऊपर आधारित है। हो सकता है ये आपको अच्छे से दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिए और अच्छे से दिख जाएगा। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। उसमें कोई इतनी ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, क्योंकि इसमें वही जनसंख्या घनत्व, भौगोलिक क्षेत्र कितना है, एससी पॉपुलेशन कितनी है, एसटी कितनी है, लिंगानुपात क्या है, साक्षरता दर क्या है, वही सारी की सारी चीज़ें दी हुई है जो आप सामान्य रूप से पढ़ते हैं। फिर भी इनको एक बार अपन दोहरा लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें से हैं, जो कि पहली बार यहाँ से मिलती है, आर्थिक समीक्षा में हमेशा ये चीज़ें अपडेट होती है और वह है जैसे कि जन्म दर राजस्थान में कितनी है, राजस्थान के अंदर मृत्यु दर कितनी है, राजस्थान में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आईएमआर यानी शिशु मृत्यु दर कितनी है, एमएमआर मदर मोर्टिलिटी रेट यानी कि मातृ मृत्यु दर कितना है, या फिर राजस्थान के अंदर जो है आपके जीवन प्रत्याशा कितनी है। ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल अपडेट होती रहती है, तो ये चीजें बिल्कुल नई है, ये चीजें जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर डबल स्टार लगाया गया है। ये सामान्य चीजें हैं जो बेसिकली आपके जनरल एग्जाम में पूछते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र की अगर अपन बात करें 2011 के अकॉर्डिंग ही है ये सारे के सारे आपकी तुलना। लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर जैसे राजस्थान का 3.42 239 अपन पढ़ते ही हैं, तो वो आ जाता है 3287 जो है वो आपका भारत का हो जाता है। जैसे कि जनसंख्या की बात करें तो 685 48 437 अपन पढ़ते हैं राजस्थान की। 121 के आसपास जो है वो 2011 के हिसाब से भारत की अपन पढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 2001 से 2011 के अंदर राजस्थान की अपन पढ़ते हैं 21.30%, वहीं भारत की है 17.7%। जनसंख्या घनत्व राजस्थान का प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 लोग रहते हैं, 200 जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर इसकी यूनिट होती है आपके जनसंख्या घनत्व की, जबकि भारत का कितना है 382 आ जाता है। इसी प्रकार से कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या कितनी है, अपन पढ़ते हैं 24.9 राजस्थान में शहरी है और 75.1 जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। वहीं भारत के अंदर जो है वो 31.2% शहरी जनसंख्या है। इसी प्रकार से अगली आती है आपके अनुसूचित जाति यानी कि एससी पॉपुलेशन कितनी है, तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 17.8% है, वहीं भारत का 16 पॉइंट जो है वह 8% आता है। एसटी पॉपुलेशन जो है वह कितनी है, तो राजस्थान की 13.5% है, वही भारत की जो है वो 8.6%। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो आपको जनरल एग्जाम में पूछते हैं, जहां पर पॉपुलेशन का या फिर जनसंख्या या जनगणना का टॉपिक होता है एग्जाम में राजस्थान भूगोल में, वहां पर ये चीजें पूछी जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहां पर आप पढ़ते हैं इसलिए अपन ज्यादा इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। लिंगानुपात भी आप पढ़ते हैं 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, जबकि भारत का 943 है। बाल लिंगानुपात अपन पढ़ते हैं 888 है राजस्थान का, वहीं भारत का 919 है।
इसी प्रकार से साक्षरता दर देखो ऑल ओवर पुरुष की और मेल की, बहुत बार मैंने रटा रखी है। टोटल मेल और फीमेल 66, 79, 52, 1, 2, 1 ये राजस्थान की आती है, यानी कि 66.1, 79.2 और 52.1। वहीं भारत की है 73, उसके बाद में 80 और आपके 64 ये आ जाती है भारत की। उसके बाद में कार्य सहभागिता, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का कितना ऐसा भाग है जो एक प्रकार से पैसे कमाते हैं या फिर कार्यशील जनसंख्या है, वह राजस्थान की कुल जनसंख्या का 43.6% आता है, वहीं भारत का 38.8% आता है। ये सामान्य चीजें आती है जो कि आपके 2011 के अकॉर्डिंग है। सारा का सारा जो मैटर है ये 2011 के अकॉर्डिंग है। इसके बाद वाला जितना कि जितना है ये अपडेट मैटर है जो हर बार अपडेट होता है आर्थिक समीक्षा में। और 2020 के आंकड़े ही ये सारे के सारे। 2020 के अकॉर्डिंग राजस्थान के अंदर जन्म दर कितनी है, तो राजस्थान में जन्म दर है आपके 23.5, यानी कि राजस्थान के अंदर प्रति 1000 अगर आपके लोग लिए जाते हैं तो उन 1000 के ऊपर एक साल के अंदर 23.5% जो है वो औसतन पैदा होते हैं बच्चे। वही भारत के अंदर जो है वह एक साल के अंदर प्रति 1000 के ऊपर जो है वह आपके लगभग जो है वह 19.5% के आसपास जो है वह आपके बच्चे जो है वो जन्म लेते हैं। वही अगली चीज आती है आपकी मृत्यु दर। मृत्यु दर की जब अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर प्रति 1000 के ऊपर जो मृत्यु दर है वह 5.8% है, सॉरी 5.8 है, जो कि आपकी मृत्यु दर है प्रति 1000 पर। वहीं भारत की जो है वह आपकी कितनी है, 6 है। उसके बाद में बात करते हैं अपन, देखो इन दोनों को एक बार वापस समझ लो। जन्म दर का मतलब है 1000 पर कितने जन्म लेते हैं एक साल में, और मृत्यु दर का मतलब है एक साल के अंदर 1000 पर कितने मरते हैं। हमेशा ये रहता है कि पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल कब रहती है, जब जितनी ज्यादा जन्म दर हो उतनी ही ज्यादा मृत्यु दर होती है, तब पॉपुलेशन कंट्रोल रहती है। तो राजस्थान की कंडीशन में तो ये है कि 1000 के ऊपर 23.5 जन्म ले रहे हैं और वापिस मर रहे कितने हैं, 5.6 ही मर रहे हैं। जबकि भारत के अंदर 19 पॉइंट जो है वो 5 जन्म ले रहे हैं लेकिन 6 मर रहे हैं, यानी कि राजस्थान के अंदर पॉपुलेशन भारत के हिसाब से जो है वो अगर देखना जाए तो वह क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसके बाद में अगली चीज आती है शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर। दो चीजें आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक चीज आती है आपके IMR जिसको बोला जाता है, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, और एक आता है MMR, ये होता है इन्फेंट बोला जाता है शिशु को। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, यानी कि इन्फेंट का मतलब शिशु, मोर्टिलिटी का मतलब होता है मृत्यु, शिशु मृत्यु दर। और वहीं MMR मदर मोर्टिलिटी रेट होता है, यानी कि मातृ मृत्यु दर, यानी कि मदर मोर्टिलिटी रेट। देखिए दोनों के अंदर छोटा सा डिफरेंस आता है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो IMR निकाली जाती है, यह निकाली जाती है कि 1000 बच्चे जो है, देखिए यहां पर दो चीजें आपको देखने को मिलेगी, एक आती है आपके जो है IMR और एक आती है MMR। तो दोनों के अंदर केवल एक ही चीज का डिफरेंस मिलता है कि जो IMR होती है यानी कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होती है वह आपके 1000 के ऊपर होती है, जबकि MMR जो होती है मदर मोर्टिलिटी रेट वह आपके 1 लाख के ऊपर होती है। यानी कि IMR शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या है कि प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या, यह तो क्या होती है आपके IMR। जबकि MMR का मतलब क्या है, प्रति 1 लाख माताओं में से जीवित बच्चे को जन्म देने वाली माताओं में से मरने वाली माताओं की संख्या क्या कहलाती है, MMR। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि 100 आपके 1000 जो है वो बच्चे जन्म ले रहे थे, लेकिन एक कंडीशन याद रखना है, IMR हो चाहे MMR हो, दोनों के अंदर जीवित जन्म होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जीवित जन्म होना चाहिए। अगर कोई बच्चा मरा हुआ अगर पैदा होता है तो ऐसी कंडीशन में उसको IMR के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। मान लो वो जीवित जन्म ले रहा है 1 घंटे के बाद में या फिर आपके 10 दिन के बाद में, 5 दिन के बाद में अगर मर रहा है तो ऐसी कंडीशन में उसको IMR के अंदर लिया जाएगा। तो यानी कि जन्म तो कैसा होना चाहिए, जीवित जन्म होना चाहिए। मान लो 1000 बच्चों ने जीवित जन्म लिया, उसमें से फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ओरिजिनल आंकड़ा ही देख लेते हैं तो राजस्थान के अंदर जो है इन 1000 में से 32 बच्चे जो है वो मर जाते हैं। यानी कि राजस्थान का IMR कितना है, प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों में से 32 बच्चे जो है वह मर जाते हैं, यानी कि राजस्थान का इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 32 है। वहीं अगर बात करें अपन राजस्थान के अंदर प्रति 1000 वह माताएं हैं जो जीवित जन्म देती है किसी बच्चे को, उन माताओं में से 113 ऐसी माताएं हैं जो कि आपके बच्चे को जन्म देने के बाद मर जाती है। कितनी है, 113 जो है वह ऐसी माताएं आती है।
ये दोनों के दोनों आंकड़े आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है आपके आईएमआर का और यह आंकड़ा आता है आपके एमएमआर का। आपको डायरेक्ट लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन के अंदर कि राजस्थान के अंदर शिशु मृत्यु दर कितनी है। ऑप्शन के अंदर आएगा 32, 33, 34, 35। तो आंसर क्या होगा 32, यानी कि राजस्थान में शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है वह 1000 में से 32 बच्चे जो है वो मर जाते हैं जीवित जन्म वाले। वहीं दूसरा क्वेश्चन आपके आएगा राजस्थान में मातृ मृत्यु दर कितना है, यानी कि मदर मोर्टिलिटी रेट कितनी है, एमएमआर कितना है राजस्थान का। तो राजस्थान में 113 ऐसी माताएं हैं जो 1 लाख में से 113 माताएं ऐसी है जो कि बच्चे को जीवित जन्म देती है और उसके बाद में उनकी मौत हो जाती है। राजस्थान सरकार या भारत सरकार इस आंकड़े को कम करना चाहती है और इसी के लिए स्वास्थ्य के जो क्षेत्र है उसके ऊपर कई सारा जो है वो बजट खर्च किया जाता है। जब आईएमआर की बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान का तो है 32 यानी कि 32, जबकि भारत का है 28, यानी कि भारत के औसतन के हिसाब से देखें तो भारत में काफी अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 का आ रहा है, यानी कि राजस्थान में 4 बच्चे जो है वो ज्यादा मरते हैं। जबकि मदर मोर्टिलिटी रेट की बात करें एमएमआर की, तो राजस्थान में 113 माताएं हैं जबकि भारत के अंदर 97 ही है। तो इसके हिसाब से भारत के अंदर जो है वो एमएमआर के हिसाब से भी कंडीशन अच्छी है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, राजस्थान के अंदर जो जीवन प्रत्याशा है, यानी कि एक व्यक्ति जो है वह कितने साल तक जी सकता है, तो यह निकल कर आता है आपका आंकड़ा, यानी कि 69.4, यानी कि लगभग 69 जो वर्ष है, इतने वर्ष तक जो है एक व्यक्ति राजस्थान के अंदर जीता है, औसत निकाला गया है। जबकि जब अपन भारत की बात करते हैं, तो भारत के अंदर 70 वर्ष जो है वह आपके क्या निकल के आ जाती है, औसत उम्र निकल के आती है। यानी कि जीवन प्रत्याशा का मतलब वहां पर लोग जो है वो कितनी आयु प्राप्त करते हैं। भारत में औसतन 70 और राजस्थान के औसतन जो है वो 69.4 वर्ष जो है वो प्राप्त करते हैं। आईएमआर और एमएमआर मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरी की पूरी स्लाइड में से, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आईएमआर है 32, ये याद रखना है राजस्थान का, और एमएमआर है 113। वहीं अगर भारत की बात करें तो ये 32 के साथ में भारत का कितना है 28 है, और ये 113 के साथ में भारत का कितना है 97 है। ये दोनों चीजें आप ध्यान रख लें। अगला देखिए, अगला पॉइंट आता है राज्य की अर्थव्यवस्था। कुछ आंकड़े जो है वो अपन ने पहली क्लास में पढ़े हैं वही रिपीट होंगे। उसका फायदा यह है रिपीट करने का कि आपको वो काफी अच्छे से याद हो जाएंगे। यही मेरा इसमें मूल उद्देश्य है कि आपको याद कराने, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े मिलने वाले हैं वो ऐसे याद नहीं होते, बार बार रिवीजन से याद होंगे। और उसका रिवीजन का एक आधार यह भी है कि अपन इस प्रकार से भी रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, राज्य की अर्थव्यवस्था के अंदर आपको जीएसडीपी दिया गया है, अपन पहली क्लास में पढ़े भी थे, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद में एनजीएसडीपी, नेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि राजस्थान के अंदर क्या होगी नेट, यानी कि शुद्ध वाली जो है वह आपके जीएसडीपी। उसके बाद में प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, उसके 3 के जो है वो आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी कि जीएसडीपी। 2 चीजों के ऊपर जीएसडीपी पढ़ी जाती है, एक पढ़ते हैं प्रचलित के ऊपर, एक पढ़ते हैं स्थिर मूल्य पर। तो प्रचलित मूल्य के ऊपर और स्थिर के ऊपर याद करो वो पिछली वाली क्लास, वो जमाने जब अपन पढ़ा करते थे कि स्थिर मूल्य के हिसाब से जीएसडीपी है लगभग 7 लाख करोड़, और जस्ट उसका डबल प्रचलित के ऊपर है लगभग 14 लाख करोड़। 7.99 लाख करोड़ तो क्या है स्थिर मूल्य के ऊपर जीएसडीपी है, और 7 दूनी 14.13 लाख करोड़ जो है वह प्रचलित मूल्य के ऊपर जीएसडीपी है। तो यहाँ पर देखिए स्थिर के ऊपर है 7.99 लाख करोड़, जबकि प्रचलित के ऊपर कितनी है 14.13 है वैसे ये, बाकी 14.14 पकड़ लो अगर पॉइंट को बढ़ाए तो 14.14 लाख करोड़ तो हो जाएगी आपके प्रचलित, और स्थिर के ऊपर है 7.99 लाख। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद, जिसको अपन नेट जीएसडीपी बोलते हैं। नेट जीएसडीपी क्या होती है, जीएसडीपी में से जब मूल्य ह्रास घटा देते हैं तो नेट जीएसडीपी प्राप्त होती है। ये भी 2 प्रकार से निकालते हैं, एक निकालते हैं प्रचलित मूल्य पर, एक निकालते हैं स्थिर मूल्य पर। इसमें भी अपन ने पढ़ा था स्थिर मूल्य के ऊपर नेट जीएसडीपी है 6 लाख करोड़ के आसपास, और प्रचलित के ऊपर जस्ट उसकी डबल 6 दूनी 12 लाख करोड़ के आसपास। तो देखिए स्थिर के ऊपर है 6.95 लाख करोड़, जबकि प्रचलित के ऊपर कितनी है 6 दूनी 12.60 लाख करोड़, 12.60 लाख करोड़ प्रचलित के ऊपर आ जाती है। यह भी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरी चीज अपन ने पढ़ी थी प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। ये कैसे निकलती है, इस नेट जीएसडीपी में जनसंख्या का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय आती है। लेकिन जब नेट जीएसडीपी इस प्रचलित वाली में अगर जनसंख्या का भाग देंगे तो प्रचलित मूल्य के ऊपर आपके पर कैपिटा इनकम आ जाएगी, और जब स्थिर मूल्य वाली नेट जीएसडीपी के अंदर जनसंख्या का भाग देंगे तो स्थिर मूल्य के हिसाब से पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगी। और इसको अपन ने
बहुत अच्छे से पढ़ा भी था कि स्थिर मूल्य के ऊपर पर कैपिटा इनकम राजस्थान का कितना है, 86,134 रुपए। 86,134 रुपए तो है स्थिर मूल्य के ऊपर, और 156 माइनस 7 149, यानी कि 156 149 जो है वह क्या है, प्रचलित मूल्य के ऊपर आपके क्या है, पर कैपिटा इनकम है। तो दोनों को देख लीजिए, इसमें मैंने याद भी कराया था 86,134 134 अपना क्या है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भी आता है, जबकि प्रचलित मूल्य के हिसाब से क्या है 156 माइनस 7 149, 156 159। तो यहां से आप वापस देख लीजिए, जीएसडीपी स्थिर के ऊपर कितना है, 7.99 लाख करोड़ है, प्रचलित के ऊपर कितना है, 14.14 लाख करोड़, याद कर लीजिए। नेट जीएसडीपी 6 दूनी 12, यानी स्थिर के ऊपर तो है 6.95 लाख करोड़, और प्रचलित के ऊपर है 6 दूनी 12 यानी 12.60 लाख करोड़। पर कैपिटा इनकम 86,134 रुपए स्थिर के ऊपर है, और 156 149 जो है वह आपके प्रचलित के ऊपर आ जाता है। अब देखिए, उन्हीं चीजों को यहां पर दिखाया गया है, इस चार्ट के अंदर बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है, और बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो आपको यहां पर ये देखने को मिलता है। देखिए यहां पर दिखाया गया है आपके जो जीएसडीपी है उसके अंदर वृद्धि कितनी है राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर। दो मूल्य यहां पर है, एक स्थिर मूल्य है रेड में, और आपके ब्लू के अंदर जो है वो कौन सा है, आपके प्रचलित मूल्य है, एक जगह पर स्थिर मूल्य है। देखिए ये है आपके राजस्थान की बात है, यहां पर भारत की बात हो रही है। जहां भारत के अंदर स्थिर मूल्य के ऊपर वृद्धि दर जो है वो जीडीपी में 7% की है, वहीं भारत के राजस्थान के अंदर कितनी है, 8.19% की है। वहीं अगर अपन देखें भारत की प्रचलित मूल्य के ऊपर जो जीडीपी में वृद्धि दर है 2021-22 से 22-23 में, वह है 15.4%, जबकि राजस्थान की कितनी है, 16.4% वृद्धि आती है। ये अपन ने पहली क्लास में भी पढ़ा था, और वहां पे भी मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। 8 8 दूनी 16, यानी स्थिर के ऊपर वृद्धि दर है 8, और प्रचलित के ऊपर कितनी है, 8 दूनी 16। ऐसे याद रख लीजिए थोड़ा सा। पहली चीज हो गई जीएसडीपी। दूसरा तुलनात्मक अध्ययन आता है भारत और राजस्थान का, वह आता है प्रति व्यक्ति आय के अंदर वृद्धि की बात हो रही है। भाई प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की स्थिर के ऊपर है 86,134, और प्रचलित के ऊपर है 156 149। लेकिन जब पिछले वर्ष से इस वर्ष में आते हैं, तब आपको चूंकि पिछले वर्ष वाली याद नहीं करनी, इतनी इंपॉर्टेंट कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, इसलिए आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है, पिछले साल जो भी हमारी पर कैपिटा इनकम रही है उससे इस साल के अंदर जब हम आए हैं, तो पर कैपिटा इनकम के अंदर जो वृद्धि हुई है राजस्थान के अंदर, वह प्रचलित और स्थिर के ऊपर अगर बात करें तो स्थिर के ऊपर तो 6.94% की वृद्धि हुई है, जबकि प्रचलित के ऊपर 14.85% की वृद्धि हुई है। वहीं अगर अपन भारत की बात करें तो भारत में पिछले साल से इस साल में स्थिर मूल्य के हिसाब से पर कैपिटा इनकम के अंदर 5.5% की ही वृद्धि हुई है, जबकि प्रचलित के ऊपर 13.7 की हुई है। यानी कि राजस्थान यहां पर भी आगे है, राजस्थान यहां पर भी आगे है। यहां पर भी आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। अभी तक अपन क्या याद कर रहे थे, पर कैपिटा इनकम है कितनी, 86,134 स्तर पर, और 156 149 जो है वो प्रचलित के ऊपर है। अब यहां पर वृद्धि दर याद करनी है कि स्थिर के ऊपर, वैसे आगे आएगा बहुत अच्छे से, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही ये चीज आएगी, लेकिन फिर भी मोटा मोटा याद रख लीजिए कि राजस्थान में पर कैपिटा इनकम स्थिर के ऊपर जो वृद्धि है वह कितनी है, 6.94% है, जबकि प्रचलित के ऊपर वृद्धि कितनी है, 14.85% है। ठीक है, ये पर कैपिटा इनकम हो गया। भारत और राजस्थान का तुलनात्मक अध्ययन चल रहा है पूरा का पूरा। उसके बाद में भारत का क्षेत्रवार योगदान कितना है, और राजस्थान का जो क्षेत्रवार योगदान है ये कितना है। ये किस चीज की बात हो रही है, ये ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात हो रही है, यानी कि अर्थव्यवस्था के तीनों के तीनों क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत योगदान है, वो चीज बात हो रही है। अपन पढ़े भी थे कि राजस्थान में चाहे स्थिर हो चाहे प्रचलित हो, दोनों की ही स्थिति के अंदर जीवीए जो है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है, वो कृषि, उद्योग और सेवा का 28, 27 और 43% था। बाकी थोड़ा सा पॉइंट चेंज था, सेवा में तो वो वही था आपका 43 पॉइंट, जो था आपके कितना 43.74%। तो देखिए भारत के अंदर जो आपके कृषि क्षेत्र है इसका योगदान है 18%, जबकि राजस्थान में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, 28%। यहां पर कौन सा वाला लिया गया है, प्रचलित मूल्य वाला है। वहीं अगर अपन बात करें तो उद्योग क्षेत्र का जो है वह भारत के अंदर योगदान कितना है अर्थव्यवस्था में, 28% है, जबकि राजस्थान के अंदर उद्योग का कितना आ जाता है, आपका 27% आता है। वही बात करें अपन सेवा क्षेत्र की, तो सेवा क्षेत्र भारत के अंदर जो है वो 53.41% है, जबकि राजस्थान के अंदर कितना है, 43.74% है। कहने का मतलब क्या है कि राजस्थान के अंदर कृषि सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा क्षेत्र योगदान दे रहा है, सेवा क्षेत्र राजस्थान में सबसे ज्यादा योगदान वाला है। सेकंड नंबर पर कौन सा आता है, कृषि क्षेत्र, और तीसरे पर कौन आता है, उद्योग क्षेत्र। जबकि भारत में उल्टा है, भारत में सबसे ज्यादा योगदान कौन सा देता है, सेवा क्षेत्र देता है, उसके बाद में आपका
औद्योगिक क्षेत्र देता है, फिर आपका कृषि क्षेत्र देता है। तो ये चीजें याद रखनी है थोड़ी सी कि भारत राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर क्षेत्रवार जो योगदान है वह भारत के अंदर तो है सेवा सबसे ज्यादा, फिर उद्योग और फिर आपका कृषि। जबकि राजस्थान में है सबसे ज्यादा सेवा, फिर है कृषि का, फिर आता है उद्योग का। बाकी ये आंकड़े अपन पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ते रहेंगे, मोटा मोटा आपको देखना है। ये तुलनात्मक अध्ययन हो गया। अभी बात आती है एक प्रकार से सारांश के अंदर WPI और CPI। इसको आगे और डिटेल में अपन देखेंगे बहुत अच्छे से फर्स्ट चैप्टर के अंदर। बाकी WPI का मतलब होता है वॉल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। वैसे फर्स्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि जब यहाँ पर मूल्य जो है वो थोक वाले मूल्य लेते हैं, बड़े स्तर पर मूल्य लेते हैं, तो WPI में आते हैं। जबकि CPI का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। जहां पर बिल्कुल छोटे से छोटे स्तर पर उपभोक्ता जाकर कोई वस्तु खरीदता है तो उस वस्तु के जो मूल्य है उसके आधार पर निकाला गया एक जो मूल्य सूचकांक होता है उसको बोलते हैं CPI। यहां से मोटे मोटे तौर पर आपको ये तीन चीजें याद रखनी है। पहली चीज याद रखनी है कि राजस्थान के अंदर WPI का आधार वर्ष क्या है, वॉल प्राइस इंडेक्स का, तो वह है 1999-2000। पहला क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है। दूसरा आपको याद रखना है CPI का आधार वर्ष क्या है राजस्थान में, क्योंकि CPI जो है वो अलग अलग निकाले जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर में बताऊंगा आपको। CPI जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कर होता है, CPI एग्रीकल्चर लेबर होता है, CPI जो है वो रूरल होता है, CPI जो है वो अर्बन होता है, CPI जो है वो कंबाइंड होता है। 5 प्रकार के CPI निकाले जाते हैं। इस वजह से आपको ये पूरा डिटेल में अगर पढ़ना है तो अगली क्लास से देखनी ही पड़ेगी। CPI का आधार वर्ष जो है वो मोटा मोटा याद रख लीजिए 2016 है। किस चीज का? इंडस्ट्रियल वर्कर का, यानी कि औद्योगिक श्रमिकों का 2016 CPI का आधार वर्ष आता है। ये दूसरा पॉइंट याद रखना है। तीसरा आता है कि राजस्थान के अंदर CPI जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको नापने के लिए 3 प्रमुख केंद्र बनाए गए हैं। उन 3 केंद्रों के अंदर जयपुर और भीलवाड़ा पहले भी थे अब भी है। जयपुर और भीलवाड़ा पहले भी थे अब भी है, लेकिन पहले अजमेर हुआ करता था। पिछली बार से इसकी जगह पर अलवर को शामिल कर लिया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट बन जाता है। वैसे ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान में CPI के केंद्र कौन कौन से हैं, तो पहले अजमेर था, अब अजमेर नहीं है, अब कौन सा आ गया है? अलवर। तो अलवर हो गया, A फॉर अलवर, B फॉर भीलवाड़ा और फिर जयपुर आ जाएगा जयपुर। तो ABJ याद रख लेना है आपको, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। CPI आधार वर्ष इंडस्ट्रियल वर्कर का ही पूछते हैं मैक्सिमम टाइम, 2016 याद रख लेना है, और WPI का 1999-2000। उसके बाद में अगली चीज आती है बैंकिंग एवं वित्त। बैंकिंग एवं वित्त की बात करें तो राजस्थान के अंदर सितंबर 2022 तक का आंकड़ा है कि राजस्थान के अंदर कुल बैंक संख्या कितनी है? 7,987 जो है वो राजस्थान में टोटल बैंकों की संख्या है। अब ये सारी की सारी आपको याद नहीं करनी है, केवल एक आंकड़ा याद करना है कि राजस्थान में विदेशी बैंक कितनी है। यह राजस्थान में 9 बैंक हैं। यह क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, बाकी इसमें से कोई सा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मोटा मोटा याद रख लेना है, राजस्थान में ऑल ओवर बैंक है 7,987, और उसमें से जो है जैसे सार्वजनिक बैंक है 4195, क्षेत्रीय ग्रामीण है 1500 के करीब, निजी क्षेत्र की है आपके 1600, लघु वित्त बैंक है 469, भुगतान बैंक जो है वो एयरटेल वगैरह के छोटे छोटे होते हैं 36 है। लेकिन आपको जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो राजस्थान में टोटल विदेशी बैंक शाखाएं कितनी है, तो 9 याद रखना है, ठीक है। बाकी ये हो जाएगा टोटल बैंक। उसके बाद में आता है कि राजस्थान के बैंक के अंदर 2021 से 2022 के अंदर जब जाते हैं तो बैंकों के अंदर पैसे जो जमा करवाए थे लोगों ने, उस बैंकों के पैसों की जमा वृद्धि कितनी है? तो राजस्थान के अंदर ये वृद्धि देखने को मिलती है 12.51%। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लो फॉर एग्जांपल जैसे कि 2021 के अंदर मान लो राजस्थान के बैंकों के अंदर जहां लोग 100 रुपए जमा करवाते थे, उसकी जगह पर 2022 के अंदर जो है वो 100 की जगह पर 121.51%, यानी कि 121.51 इतने रुपए जमा कराने लग गए। ऐसे याद रख लीजिए, यानी 2021 से 2022 में बैंक जमा में वृद्धि कितनी हो गई? 21 यहाँ पर 12 है ना, 1 मिनट, ये हो जाएगा 112.51%। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बैंकों के अंदर वृद्धि जो है वो कितनी हो गई? 12.51% की जमा के अंदर वृद्धि हुई है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस स्लाइड में से आपके 2 क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान में विदेशी बैंक 9 है टोटल, और राजस्थान के अंदर जमा में वृद्धि कितनी हुई है बैंकों में? 12.51% होती है। वही भारत के अंदर ये वृद्धि कितनी देखने को मिली है? 9.78% ही देखने को मिली है। इसका कारण क्या है? वृद्धि का कारण सबसे बड़ा है कि लोग जो है वह एक प्रकार से ऑनलाइन जो एक प्रकार से ट्रांजैक्शन है उसकी तरफ ज्यादा जा रहे हैं, UPI का ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो बैंकिंग के जो सेक्टर है उसके अंदर पैसे सारे के सारे जा रहे हैं, कैश का यूज सबसे कम किया जा रहा है। इस वजह से जो है वो बैंकिंग जमा बढ़ रहा है। ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मान लो अगर RS मेंस के अंदर अपने कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें ये बहुत अच्छा आंकड़ा है, ये आप लिख सकते हैं।
कोई भी मान लो कि इकोनॉमिक्स का अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सरकारी कोई योजना पूछी जा रही है, तो ये लिख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जो है वो बैंकिंग जमा जो है वो निरंतर रूप से बढ़ रहा है, 12.51% पिछले वर्ष का जो है वो रहा था। इस हिसाब से जो है वो है राजस्थान के अंदर एक प्रकार से ऑनलाइन जो सेक्टर है वो काफी ज्यादा ग्रो कर सकता है। अगला आता है कृषि एवं संबंधित गतिविधियां तथा सिंचाई। देखिए जून से लेकर सितंबर 2022, यही क्यों लिखा गया है? पहली चीज, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो मानसून काल है वह जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने का मानसून काल माना जाता है, जिसमें लगभग 90% वर्षा हो जाती है। तो जून से सितंबर राजस्थान में मानसून काल है। इस 2022 के मानसून काल के अंदर जहां राजस्थान के अंदर वर्षा जो है वह आपके सामान्य रूप से 430.80 मिलीमीटर होती है, वो वर्षा इस बार कितनी देखने को मिली है? 594.20 मिलीमीटर देखने को मिली है। यानी कि 430 से 594, मतलब क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। और कितनी वर्षा में वृद्धि हुई है? 37.93%। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि जून से सितंबर 2022 वाले मानसून काल में राजस्थान में वर्षा में कितनी वृद्धि हुई है? तो 430 से 594 हुई है, लगभग 37.93% की वृद्धि देखने को मिली है। अगला देखिए, अगला आता है कृषि क्षेत्र के अंदर वृद्धि। बेसिकली यहां पर जो पूरा का पूरा पॉइंट दिया हुआ है कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र, ये सारे के सारे जो है वो कृषि के अंदर ही चलेंगे। कृषि क्षेत्र के अंदर जब अपन वृद्धि करते हैं तो कृषि क्षेत्र का योगदान अपन पढ़ते हैं जीवीए एक प्रकार से, जो राजस्थान के जीएसडीपी में है कि स्थिर कीमतों के हिसाब से कितना है? 28.50% है, और प्रचलित के हिसाब से 28.95% है। वही चीज यहाँ पर बात आ रही है कि राजस्थान के अंदर स्थिर कीमतों के हिसाब से अगर अपन बात करें तो 2011-12 के अंदर राजस्थान के अंदर 1.19 लाख करोड़, कितना? 1.19 लाख करोड़ हुआ करता था 2011-12 के अंदर राजस्थान में कृषि क्षेत्र, जो कि 2022-23 के अंदर जो है वो कितना हो गया है? 2.09 लाख करोड़ हो गया। किस हिसाब से? 2011-12 की कीमतों के हिसाब से। जबकि 2022-23 की कीमत, क्योंकि प्रचलित वर्ष आ गया, 2022-23 की अगर अपन बात करें प्रचलित कीमतों पर, तब यह तो आधार वर्ष में था ही, प्रचलित कीमतों के हिसाब से कितना आ जाता है? 3.79 लाख करोड़ रुपए जो है वह आपके आ जाता है 2022-23 के हिसाब से। कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि स्थिर कीमतों के ऊपर राजस्थान का वर्तमान में यह योगदान है और प्रचलित कीमतों के हिसाब से वर्तमान में योगदान यह है। और इस हिसाब से अगर स्थिर कीमतों के ऊपर राजस्थान के कृषि क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिलती है, वह मिलती है कितनी है? प्लस में है आपके वृद्धि 5.24% की जो है वो वृद्धि मिलती है आधा 2011-12 के हिसाब से। जबकि प्रचलित कीमतों के ऊपर 2011-12 के हिसाब से जो वृद्धि है वह 11.11% की मिलती है। थोड़ा सा इसमें ध्यान रख लेना है, बाकी ये क्वेश्चन यहां से बनना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड नहीं है, मैं पहले ही बोल देता हूं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए, और यहां से क्वेश्चन ज्यादा जो है वो चांस है बनने के। पहली चीज आती है कि राजस्थान के अंदर खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न का मतलब जो खाए जा सकते हैं वो सारे के सारे खाद्यान्न है। तो जितने के जितने फसलें जो खाद्यान्न के रूप में काम में ली जाती है, क्योंकि अपन पढ़ते हैं फसलों के अंदर खाद्यान्न होता है, तिलहन होता है, व्यापारिक फसलें होती है, उन फसलों में खाद्यान्न फसलें जो है उनकी अगर अपन बात करें तो 2021-22 के अंदर ये उत्पादन कितना था? 231.52, मतलब 5-2 लाख मेट्रिक टन राजस्थान में हुआ करता था, जो कि इस वाली आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अकॉर्डिंग कितना हो गया है? 253.99 लाख मेट्रिक टन। ये अपन स्टार्टिंग में भी देखा था, पहली क्लास में भी, कि राजस्थान में वर्तमान में खाद्यान्न उत्पादन कितना है वो याद रखना है। एक तो 253.99 लाख मेट्रिक टन है, और दूसरा आपको क्या याद रखना है कि राजस्थान के अंदर वृद्धि दर कितनी है? तो वृद्धि दर है 9.71% की खाद्यान्न उत्पादन में। तो दोनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली चीज आपको कौन सा क्वेश्चन बनेगा? ये वाला कि 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन कितना है? 253.99 लाख मेट्रिक टन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई है? तो 2021-22 से 2022-23 में 231 से 253 हुआ है, यानी कि 9.71% की क्या हुई है? खाद्यान्न में वृद्धि हुई है। अगली चीज देखिए, अगली चीज इस वाली आर्थिक समीक्षा के अंदर कुछ दिया हुआ है, ये इस प्रकार का एक चार्ट है, इसको समझ लेते हैं, चूंकि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना मुझे कम लग रही है। इन्होंने कहा है कि 2002-03 से लेकर 2006-07 तक, इन वर्षों के अंदर 2002-03 से लेकर 2006-07 तक औसत रूप से जो उत्पादकता हो रही थी, उस हिसाब से अगर हम 2021-22 के हिसाब से अगर उत्पादकता देखें तो इतनी प्रतिशत की वृद्धि होती है। अब ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा तो डायरेक्टली लिखा हुआ आएगा उसमें क्लियरली कि राजस्थान में 2002-03 से 2006-07 की औसत उत्पादकता से 2021-22 में दालों में कितनी वृद्धि हुई है?
अनाज में कितनी वृद्धि हुई है, तिलहन में कितनी वृद्धि हुई है, या फिर कपास में कितनी वृद्धि हुई, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, क्योंकि ये आंकड़ा पहली बार आया है, पहले नहीं आया था। इस बार आया है कि 2002-03 से लेकर 2006-07 तक जो उत्पादन होता था किसमें, दाल में, वो 2021-22 के अंदर जो उत्पादन हुआ है वो उस समय के टाइम से लगभग 54.30% की वृद्धि रखता है। इसी प्रकार से उस समय के हिसाब से उत्पादन में इस समय जो उत्पादन हुआ है उस हिसाब से अनाज के अंदर 62.21% की वृद्धि हुई है। इसी हिसाब से तिलहन के अंदर जो है वह 36.65% की वृद्धि हुई है, और कपास के अंदर 95.10% की वृद्धि हुई है। तो इन सभी में सबसे ज्यादा जो वृद्धि किसकी है, कपास की। ये एक याद रख लेना, बाकी इसमें से मुश्किल है, मुझे लगता नहीं है कि पूछेंगे। तो एक मोटा सा याद रख लेना कि 2002-03 से 2005-06 में जो उत्पादन होता था 2006-07 में, उस उत्पादन, औसत उत्पादन से 2021-22 का जो औसत उत्पादन था, इसमें वृद्धि कितनी है कपास के अंदर, जो कि सबसे ज्यादा है 95.10%। ये एक याद रख लेना है, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कपास वाली पूछी जा सकती है। अगला देखिए, राज्य में कुल सिंचाई क्षमता कितनी है, यह आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 39.07 लाख हेक्टेयर ये राजस्थान में वर्तमान में सिंचाई क्षमता है। यानी कि राजस्थान के अंदर इतना स्टोर्ड वाटर है, यानी कि इतने बांध है, इतने हमारे पास में जल के स्रोत है कि हम हमारी जमीन, कितनी जमीन, 39.07 लाख हेक्टेयर जमीन है, उसको हम सिंचाई उपलब्ध करवा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली सिंचाई या फिर जो आपका टॉपिक होता है ज्योग्राफी के अंदर भी, उसके अंदर डायरेक्टली पूछा जा सकता है राजस्थान की सिंचाई क्षमता कितनी है, या आरएस मेंस में अगर आप ये आंकड़ा डालते हैं तो भी काफी अच्छा आपको उसमें जो है वो एक प्रकार से इंपैक्ट पड़ेगा। 39.07 लाख हेक्टेयर राजस्थान में क्या है, सिंचाई क्षमता है वर्तमान। दूसरी चीज अगली आपको ध्यान रखनी है, राजस्थान के अंदर आप सभी को पता है कि 2022-23 के अंदर एक बजट पेश किया गया था, जो कि पहली बार था, जिसको कृषि बजट कहा गया है। उस बजट के अंदर जो आवंटन रखे गए थे कृषि क्षेत्र के लिए, वो इस वाली आर्थिक समीक्षा के अंदर बताए हैं कि कृषि बजट 2022-23 के अंदर हमने पैसे कहां कहां पर खर्च किए थे। तो सबसे बड़ा जो खर्च देखने को मिलता है यहां पर आपको, वह देखने को मिलता है कृषि अनुदान के ऊपर। किस चीज के ऊपर मिलता है, कृषि अनुदान के ऊपर मिलता है, कि हमने सबसे ज्यादा जो है वह जो किसान है हमारे, उन किसानों को क्या दिया है, सब्सिडी दी है या फिर छूट दी है, विभिन्न प्रकार के हमने सहयोग राशि दी है। तो सबसे ज्यादा कृषि अनुदान आता है, जो कि पहले नंबर पर है। यहां से अगर आवंटन की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर कौन सा आता है, आपका कृषि अनुदान आता है। कृषि अनुदान आता है जो सबसे ज्यादा है, कितना है, लगभग 37%, आप याद रख लीजिए। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो हमने आवंटन किए हैं सबसे ज्यादा, वो दूसरे नंबर पर हमने किए हैं कृषि के ऋण, किसानों को ऋण देने के अंदर हमने काम किया। इन दोनों में डिफरेंस है। कृषि अनुदान का तो मतलब है जिसमें सब्सिडी दी जाती है या फिर छूट दी जाती है किसी भी प्रकार की, वो आती है कृषि अनुदान में। जबकि कृषि ऋण का मतलब है डायरेक्टली किसानों को ऋण दिए गए थे। लगभग 25% जो है वह 2022-23 के कृषि बजट का खर्च किया गया था, किसके ऊपर, कृषि ऋण के ऊपर। और तीसरे नंबर पर जो है वह आते हैं बुनियादी ढांचा, जो है उसके ऊपर आता है, यानी कि बुनियादी ढांचा, इसके विकास के लिए जो है वह दिए गए थे आपके लगभग 15%, जो कि आधारभूत जो संरचना है उसका विकास करेंगे कृषि क्षेत्र के अंदर। तो ये एक मोटा सा याद रख लेना है, कृषि बजट 2022-23 में जो आवंटन किए गए थे वो सरकार ने इस आर्थिक समीक्षा में बताया है। और इसमें कहा है कि हमने सबसे ज्यादा जो पिछले बजट के अंदर खर्च किया था वो है कृषि अनुदान पे किया था, फिर हमने कृषि ऋण के ऊपर किया था, और फिर आधारभूत संरचना के ऊपर किया था। अगली चीज आती है उद्योग। तो वहां तक अपन ने क्या देख लिया है, कृषि की बात कर ली। अब बात करते हैं अपन उद्योग की। देखिए, उद्योग के बारे में 3 जो है वह चीजें बताई है इस वाली आर्थिक समीक्षा में। कौन कौन सी बताई है, पहली तो बताई है राजस्थान एमएसएमई नीति 2022। सरकार ने स्पेशली तारीख लिख रखी है इसमें, इसलिए आपके एग्जाम में तारीख जरूर पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 कब लागू की गई। ये की गई थी 17 सितंबर 2022 को। कब की गई, 17 सितंबर 2022 के दिन। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 कब लागू की गई। जब वो वाली की गई तभी ये वाली की गई, 17 सितंबर 2022। दोनों की तारीख क्या है, सेम है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि तारीखें लिखी गई है इसलिए पूछी जाएगी। तो राजस्थान के अंदर एमएसएमई नीति, राजस्थान में हस्तशिल्प नीति, दोनों की दोनों 17 सितंबर 2022 को लागू होती है। उसके बाद में अगली लिखी हुई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। ये योजना कब लागू की गई, 8 सितंबर 2022 के दिन जो है वो लागू की गई थी। तो ये तीनों डेटें याद रखनी है। 3 डेट दे रखी है आर्थिक समीक्षा में उद्योग के संबंधित, जिसमें से एमएसएमई नीति और हस्तशिल्प नीति दोनों 17 सितंबर 2022 की है, और जो आपके डॉक्टर अंबेडकर है, भीमराव अंबेडकर, उनके नाम से एक योजना शुरू हुई है वो 8 सितंबर 2022 की है।
उसके बाद में बात आती है खान एवं खनिज की। अब उद्योग में ही चल रहे हैं। इस बार वाली आर्थिक समीक्षा के अंदर जो खनिज बताए गए हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। राजस्थान के अंदर पिछली वाली आर्थिक समीक्षा के अंदर 82 खनिज बताए गए थे, कितने 82। इस बार कितने कर दिए हैं 81, यानी कि एक खनिज क्या कर दिया है, घटा दिया गया है। एक तो ये ध्यान रखना है। पिछली बार खनन होने वाले जो खनिज थे वो कितने थे, 57 थे। इस बार क्या कर दिया है, +1 कर दिया है, यानी कि 58 कर दिया। तो दोनों चीजें याद रखनी है। राजस्थान के अंदर जो खनिज है उन खनिजों की अगर अपन बात करें तो टोटल जो खनिज है वह 2021-22 की आर्थिक समीक्षा में 82 हुआ करते थे। अब कितने हो गए हैं, 81 हो गए हैं। पहले खनन जो है वो 57 का हुआ करता था, अब कितने का होना लग गया है, 58 का। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, भंडारण है 81 का और खनन कितने का है, 58 का है। उसके बाद में आर्थिक समीक्षा में ही लिखा हुआ है कि राजस्थान एकमात्र कितने खनिजों के उत्पादन में है, तो वो जिले से एकमात्र हम अपन हमेशा याद करते हैं, तो वो जी, ले और से, वो जिले से एकमात्र। तो एकमात्र वाले कौन कौन से, वोल्स्टेनाइट है, जिंक जिसको जस्ता भी बोलते हैं, लेड जिसको सीसा भी बोलते हैं, और सेलेनाइट। ये क्या है, एकमात्र उत्पादक है राजस्थान, जो कि आपको जो है यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे जाएगा। उससे पहले अपन तेल एवं गैस देख लेते हैं। तेल एवं गैस की बात करें तो भारत के अंदर बॉम्बे हाई, जो कि मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, उसके बाद में राजस्थान दूसरा सबसे ज्यादा कच्चा तेल उत्पादन करने वाला क्या है, राज्य या फिर अपन कह सकते हैं क्षेत्र है। तो 20% जो है वह राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है कच्चे तेल के उत्पादन में। अब इस टेबल को देखिए, यहाँ पर राजस्थान के अंदर उत्पादित खनिज स्पेशली डायरेक्टली लिखा हुआ है और इसमें सारी की सारी चीजें बता रखी है। जैसे कि राजस्थान के अंदर धात्विक खनिज कितने हैं, 17 है। अब ये क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में आने वाले टाइम में कि भाई धात्विक खनिज राजस्थान में कितने हैं, 17। ऑल ओवर तो कितने हैं, याद रखना है, ऑल ओवर कितने हैं, 81। खनन कितनों का होता है, 57 का। ये तो ऑल ओवर है, ये खनन वाले हैं। अब इन ऑल ओवर वाले 81 में से ये इधर बताए गए हैं कि भाई हमारे पास में 81 में से 17 खनिज तो कौन से हैं, धात्विक है। 39 खनिज कौन से हैं हमारे पास में, अधात्विक है। 3 खनिज हमारे पास में कौन से हैं, ईंधन वाले हैं। और 22 खनिज हमारे पास में क्या है, गौण है। तो पहले आंकड़ा तो ये याद करना है आपको, तीन चारों के चारों। भाई धात्विक खनिज कितने हैं, 17 है हमारे पास में। अधात्विक खनिज कितने हैं, 39 है हमारे पास में। उसके बाद में हमारे पास में ईंधन वाले 3 खनिज है और हमारे पास में गौण खनिज कितने हैं, 22 है। ये 3 कौन से हैं, आगे डिटेल वाली क्लासों में और अच्छे से देखेंगे। अब इन धात्विक के 17 में से एकमात्र उत्पादक जो है वो हम सीसा और जस्ता, इन दो में है। शीशे का मतलब लेड और जस्ते का मतलब जिंक। तो जिंक और जस्त उधर अपन ने लेड देख लिया। अधात्विक खनिज के 39 में से 2 ऐसे हैं जिनके हम केवल राजस्थान ही उत्पादन करता है और कोई नहीं करता है। एक सेलेनाइट है, एक वोल्स्टेनाइट है। तो ये भी 2 वही आ गए हैं जो अपन यहाँ पर देखे हैं। अग्रणी उत्पादक जो है वो धात्विक के अंदर चांदी के अंदर है और अधात्विक के अंदर अग्रणी उत्पादक जो है वो सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड का लाइमस्टोन आता है। यहां से क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। ईंधन के रूप में अगर अपन बात करें तो कच्चे तेल के अंदर दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान, बॉम्बे हाई के बाद में। गौण खनिज की अगर अपन बात करें तो मार्बल हुआ, ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है। ये आपके क्या है, गौण खनिज जो है उसके अंदर एक प्रकार से अग्रणी है राजस्थान। तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, राजस्थान के अंदर जो है वो 81 खनिज है टोटल। भंडारण वाले कितने हैं आपके, 81 का भंडारण है, 58 का खनन होता है। उसके बाद में एक मात्र वाले कितने हैं, वो जिले से एकमात्र, वो लिस्टेनाइट हो गया। उसके बाद में जिंक हो गया यानी कि जस्ता, लेड यानी सीसा और सेलेनाइट यानी आपके सेलेनाइट आ जाता है। धात्विक खनिज कितने हैं, 17 है। अधात्विक कितने हैं, 39 है। ईंधन कितने हैं, 3 है। और गौण कितने हैं, 22 है। ये क्वेश्चन बनेगा। ये स्लाइड मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है, मैं आपको आज ही कह रहा हूं। आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। अगला देखिए, निर्यात। स्पेशली लिखा हुआ है आर्थिक समीक्षा में कि राजस्थान के अंदर निर्यात तैयारी सूचकांक जो 2021 निकालता है नीति आयोग, किसके द्वारा जारी की जाती है, नीति आयोग के द्वारा, जो कि केंद्र सरकार का थिंक टैंक भी कहलाता है। उसके द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक निकाला गया 2021। उस रैंक, उसके अंदर राजस्थान की रैंक कितनी आई है, 11वीं रैंक आई है। याद रखना है, निर्यात तैयारी के रूप में, यानी कि एक प्रकार से एक्सपोर्ट जो है उसके अंदर एक प्रकार से जो है वो कितनी ज्यादा तैयारी है राजस्थान की निर्यात के अंदर। जबकि राजस्थान की 6वीं रैंक आई है किसके अंदर, निर्यात के प्रदर्शन के अंदर। कहने का मतलब दोनों का अंतर यह है कि राजस्थान सबसे ज्यादा पूरे भारत के अंदर जो राज्यों ने निर्यात किया है, उन निर्यात के मामले में तो राजस्थान कौन से नंबर पर है, छठे नंबर पर है। यानी कि निर्यात के प्रदर्शन के मामले में तो कौन से में है, 6 पर। जबकि निर्यात की तैयारी के हिसाब से कौन से पर है, 11वें पर है। आने वाले एग्जाम के लिए ये रैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आने वाले 1 साल तक ये रैंक पूछी जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राजस्थान जो है वो निर्यात तैयारी सूचकांक के अंदर
नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में राजस्थान निर्यात तैयारी के हिसाब से कौन सी रैंक पर है, 11वीं पर है, और निर्यात प्रदर्शन के हिसाब से कौन सी पर है, 6ठी पर है। ये क्वेश्चन आने वाला है। दूसरी चीज देखिए, यहां से 2021-22 के अंदर राजस्थान से जो निर्यात हुई होने वाली चीजें हैं वो है यहाँ पर आपको दिखाई गई है। यहां से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो पूछा जाता है, निर्यात। देखिए राजस्थान से सबसे ज्यादा जो निर्यात होता है 1 नंबर पर, वह कौन सी चीजें आती है, वह आती है आपके अभियांत्रिकी। अभियांत्रिकी का मतलब हो गया जो भी आपके पार्ट्स वगैरह हैं, मोटर पार्ट्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे अभियांत्रिकी में आते हैं। लगभग 16% का जो है वह क्या होता है, यहां से निर्यात होता है, जो कि 1 नंबर पर आपके आता है। 1 नंबर पर क्या आता है, अभियांत्रिकी। 2 नंबर पर राजस्थान के क्या आता है, कपड़ा आता है। दूसरे नंबर पर 12% जो है वह आपके किसका उत्पादन होता है, राजस्थान निर्यात जो है वो किसका होता है, कपड़े का होता है। वहीं अगर अपन बात करें तीसरे नंबर पर कौन आता है राजस्थान में, तो वह आती है धातुएं। 11% निर्यात होता है धातुओं का। इसी प्रकार से चौथे नंबर पर कौन सी चीज आती है, वह आती है हस्तशिल्प। 10% के आसपास यहां से निर्यात होता है। और उसके बाद में चौथे के बाद में 5वें नंबर पर आता है आपके रसायन एवं संबंधित क्षेत्र, और 6ठे नंबर पर आता है रत्न आभूषण। 7वें पर कृषि आता है, 8वें पर आपके आयामी पत्थर, और फिर 9वें पर अन्य आ जाते हैं। आपको केवल ये याद रखना है कि 2021-22 के हिसाब से राजस्थान से मैक्सिमम जो निर्यात होने वाली चीजें हैं वह कौन कौन सी है, तो अभियांत्रिकी जो है, यानी कि जितने मोटर पार्ट्स वगैरह हैं, ये सबसे ज्यादा जो है इंजीनियरिंग वस्तु है वह सबसे ज्यादा निर्यात होती है। दूसरे नंबर पर जो है वह कपड़ा निर्यात होता है। तीसरे नंबर पर जो है वह आपके धातु निर्यात होती है, धातु। चौथे नंबर पर जो है वह आपके हस्तशिल्प निर्यात होता है, हस्तशिल्प यानी कि हाथों से बनी हुई चीजें जितनी की जितने हैं, हैंडीक्राफ्ट वगैरह। 5वें नंबर पर जो है वह आपके आते हैं रसायन और उससे संबंधित चीजें, रसायन। ठीक है, तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सीक्वेंस जरूर याद रखना है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्टली कि राजस्थान के सर्वाधिक निर्यातित 5 वस्तुओं में कौन सी शामिल नहीं है, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है राजस्थान की सर्वाधिक 3 निर्यात वाली वस्तुओं को क्रम से जमाइए, कौन सी सबसे ज्यादा निर्यात होती है, कौन सी दूसरी सबसे ज्यादा निर्यात होती है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभियांत्रिकी जो है वो सबसे ज्यादा निर्यात वाली है, उसके बाद में कपड़ा आता है, उसके बाद में धातु है, उसके बाद में हस्तशिल्प है, उसके बाद में रसायन है। ठीक है ना, 16% क्या है, अभियांत्रिकी है, 12 है कपड़ा, 11 है धातु, 10 है हस्तशिल्प, और 9 है आपके रसायन। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है, यहां से भी आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखिए, श्रम और रोजगार। लोगों के लिए जो है वह रोजगार के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2021 के दिन ही न्यूनतम मजदूरी दरें जो है वो निर्धारित कर दी गई थी। और ये दरों की अगर अपन बात करें तो देखिए, ये आप सभी को पता है कि 4 कैटेगरी के अंदर मजदूर को बांटा जाता है। मजदूर कितने श्रेणी में होता है, 4 के अंदर होता है। पहला मजदूर वह होता है जिसको कुछ नहीं आता है, उसको बोलते हैं अकुशल मजदूर, अनस्किल्ड होता है ये पूरी तरह से। उसके बाद में दूसरा मजदूर कहलाता है अर्धकुशल, जिसको थोड़ा बहुत काम आता है। तीसरा आता है आपके कुशल, जिसको काफी अच्छा काम आता है। और चौथा आता है उच्च कुशल, जो कि एक प्रकार से एक्सपर्ट होता है अपने काम के अंदर। जैसे कि एक अगर है आपके सामान्य रूप से, अगर स्टूडेंट की बात करें तो एक हो गया जिसको किताब पढ़ना ही नहीं आ रहा है। दूसरा हो गया जिसको कि भाई अक्सर तोड़ मोड़ के जोड़ने से पढ़ सकता है। तीसरा जो है वो अच्छे से पढ़ सकता है, आंसर का जवाब भी दे सकता है। चौथा हो सकता है जो पढ़ा भी सकता है, इस प्रकार का भी हो सकता है। तो 4 कैटेगरी के अंदर जो है मजदूरों को बांटा जाता है। 1 जुलाई 2021 से न्यूनतम मजदूरी दर ये तय की गई है, 259 रुपए, 271 रुपए, 283 और 333। इसको केवल आपको केवल ये एक याद रखना है, बाकी आप ऑटोमेटिक याद कर लेंगे। कैसे, इसमें से अगर आप इसमें जाएंगे तो +12 करना है। ठीक है, इसमें से अगर इसमें जाएंगे आप तो वापस +12 करना है, और इसमें से आप इसमें जाएंगे तो +50 करना है। तो देखिए, केवल आपको क्या याद रखना है, 259 याद रखना है। अकुशल मजदूर की जो मजदूरी है वो कितनी है, 259 रुपए है। 259 + 12 करो, 271 रुपए जो है वो अर्धकुशल की है। 271 + 12 करो, 283 रुपए जो है वो कुशल की है। 283 + 50 करो, 333 रुपए जो है वो उच्च कुशल की है। तो केवल 259 याद रख लो, बाकी ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। 2 बार तो 12 जोड़ना है, 1 बार 50 जोड़ना है। 259 + 12 271, 271 + 12 283, 283 + 50 333। अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये स्लाइड, यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई से भी मजदूर की जो है मजदूरी पूछी जा सकती है। अगली चीज आती है आपके ऊर्जा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है, मैं ये मानता हूं। देखिए, ऊर्जा के बारे में जो है वह क्या क्या लिखा गया है। अधिष्ठापित क्षमता, यही एक क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा रिपीट होगा आने वाले सालों में।
राजस्थान के अंदर 30 नवंबर 2022 तक, एग्जैक्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि राजस्थान में 30 नवंबर 2022 तक अधिस्थापित जो ऊर्जा क्षमता है वह कितनी है। पहले अपन याद करा करते थे, क्या याद करते थे, 2 3 वापिस 3 2 1 मेगावाट, ये याद करते थे पिछली बार। अब इसको तो भूल जाओ, अब क्या याद करना है, 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 - 1 7, ये याद करना है। अब तो वापिस देख लीजिए क्या याद करना है। पहले याद करते थे अपन 2 3 3 2 1, और अब क्या याद करना है, 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 - 1 7, 23,487, ये वर्तमान में उत्पादन है 23,487.46। ये पॉइंट तो क्या है कि फर्जी चीजें हैं, आपको जब मोटा मोटा याद है तो पॉइंट वगैरह ऑटोमेटिक हो जाता है। तो 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 - 1 7 याद रख लेना है। 23,487 मेगावाट क्या है, टोटल ऊर्जा का उत्पादन है। दूसरी चीज, 2018 से 2022 में जब हम जाते हैं तो ऊर्जा के उपभोग करने में, यानी कि लोगों के द्वारा ऊर्जा उपभोग में कितनी वृद्धि हुई है, 15.53%। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक और क्वेश्चन है। 2018 से 2022 तक 4 साल के अंदर, जहां पहले लोग 100 मेगावाट ऊर्जा खर्च करते थे, अब 115 मेगावाट ऊर्जा खर्च करने लग गए। तो ऊर्जा उत्पादन उपभोग के अंदर वृद्धि हुई है 15.53% की। उसके बाद में एक और क्वेश्चन बन सकता है, नवंबर 2022 के अंदर राजस्थान में कुल विद्युतीकृत गांव कितने हैं। यह क्वेश्चन जो है वो 2-3 बार पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। पिछली बार जो है वो संख्या कम थी, इस बार संख्या जो है वो लगभग आपके 600 के आसपास बढ़ी है, 500-600 के आसपास बढ़ी है। अब जो है याद रखना है आपको 43,965 वर्तमान में, मतलब इस तारीख तक, नवंबर 2022 तक राजस्थान में विद्युतीकृत गांव कितने हैं, 43,600 जो है वह आपके 43,965 याद रखना है। ये 3 चीजें इस स्लाइड में से इंपॉर्टेंट आ जाती। अगली चीज आती है सड़क एवं परिवहन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सड़क एवं परिवहन में 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों इसमें लिखे हुए हैं। एक आपको पूछी जाती है सड़कों की लंबाई, एक पूछी जाती है सड़कों का घनत्व। पिछली वाली के अंदर मार्च 2021 तक की आंकड़े आए थे, तब अपन ने याद किया था कि भाई आपको याद रखना है 27 28 59.28 किलोमीटर, ये याद करवा रहा था मैं। 27 28 29.28 किलोमीटर, 27 28 59.28 किलोमीटर, ये याद करवा रहा था। अब इसको भूल जाओ, अब इसकी जगह पर क्या याद करना है आपको, इसकी जगह पर आपको याद करना है 27 88 13.23 किलोमीटर। अब आपको याद रखना है कि राजस्थान के अंदर अब सड़कों की लंबाई कितनी है, 2,78,000 हो चुकी है, 2,78,813 किलोमीटर। पिछली बार हम सड़कों का घनत्व याद करते थे कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर 79.76 किलोमीटर जो है वो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कें थी। अब ये भी बढ़ गया है और ये कितना हो गया है, 81.41 किलोमीटर हो गया है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वाले टॉपिक में से ये वाला, सड़क वाला और ऊर्जा वाला रट लेना है, एक खाद्यान्न उत्पादन वाला, ये 3 तो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सड़कों की लंबाई कितनी हो गई है, अब पहले कितनी थी, 2,72,000 के आसपास थी, जो कि अब 2,78,000 हो चुकी है, 2,78,813.23 वर्ग किलोमीटर हो चुकी है। वहीं सड़कों का घनत्व पहले 79 था, अब 81 हो गया है, 81.47 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। याद रखना है सड़कों का घनत्व जो है वो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में होता है। 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर सड़कों की लंबाई जो है वो 81.47 किलोमीटर है। उसके बाद में ग्रामीण और शहरी विकास, कुछ आंकड़े दिए गए हैं आपके सामने, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आप 2011 की जनगणना में पढ़ते हैं कि राजस्थान के अंदर जो है और भारत के अंदर जो है वो शहरी जनसंख्या कितनी, केवल शहरी का आंकड़ा दिया गया है। राजस्थान में अपन बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर जो शहरी जनसंख्या, चूंकि यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, 2011 की तो आपने पढ़ी थी, ये रही 2011 के अंदर राजस्थान में 24.9 अपन उसको पढ़ते हैं, 24.87 शहरी जनसंख्या थी। उस समय भारत के अंदर 31.14% थी। यहां पर अनुमान लगाया गया है कि 2021 के अंदर जो राजस्थान में शहरी जनसंख्या होगी यह 24 की जगह पर 26.33% हो जाएगी। यह पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 2033 के अंदर अगर हम जाएंगे तो यह 26 की जगह पर 27.74 हो जाएगी। ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई ये तो आप हमेशा पढ़ते ही हैं कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है, 24.9 पढ़ते हैं। अब याद रखना है जो इसमें अनुमान लगाया गया है 2011 नहीं, 2021 के अंदर और 2031 के अंदर शहरी जनसंख्या कितनी होगी, तो 24.9 की जगह पर 2021 के अंदर जो है वो 26 पॉइंट हो जाएगी, 33। और वहीं अगर अपन बात 2 बढ़ गई यहाँ पर और वापस फिर एक और बढ़ेगी, यानी कि 2031 के अंदर जो है वो 27.74% हो जाएगी। वही चीज यहाँ पर दी गई है
यहां पर देख लीजिए राजस्थान के अंदर अति शहरीकृत जिले और न्यूनतम शहरीकृत जिले। जब अपन ने राजस्थान ज्योग्राफी के जो है एमसीक्यू भी किए थे तब भी मैंने बताया था कि राजस्थान का सबसे शहरीकृत जिला जो है वो कौन सा है, वह है कोटा। कोटा, जयपुर, अजमेर, ये याद रखना है सीक्वेंस। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो शहरीकृत जो आपके शहर है या फिर जिला जो है बेसिकली डिस्ट्रिक्ट, वह कोटा है, फिर जयपुर है, फिर अजमेर है। और सबसे कम जो है वह शहरीकृत में कौन सा आता है, तो डूंगरपुर सबसे कम है, उससे ज्यादा कौन सा है आपका बाड़मेर, उससे ज्यादा कौन सा है बांसवाड़ा। तो राजस्थान में ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कई बार कि राजस्थान का सबसे ज्यादा शहरी जिला कौन सा है, कोटा है। और सबसे ज्यादा ग्रामीण जिला या फिर सबसे कम शहरी जिला कौन सा है, वह डूंगरपुर है। ठीक है, अगला पर्यटन। देखिए पर्यटन के लिए आपको ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मेंस में अगर आप ये डालते हैं तो काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आरएस में। नवंबर 2022 तक राजस्थान में कुल पर्यटक कितने आए थे, तो 986.32 लाख पर्यटक आए थे राजस्थान में। और 986 लाख में से 983 लाख जो है वो तो स्वदेशी थे, 3 लाख जो है वो विदेशी थे। ये आप मेंस में डाल सकते हैं, प्री के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक जो है वो आपके चित्र दिखाया गया है इसी में ही। राजस्थान के अंदर यूनेस्को के द्वारा जो विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए थे वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। और आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर विश्व धरोहर के अंदर एक तो 6 पहाड़ी किले हैं जिसको आप गाजर चीकू आम के नाम से याद रख सकते हैं, जिसके अंदर गागरोन का किला आता है, गाजर के अंदर गागरोन का किला आता है, जैसलमेर का किला आता है, रणथंबोर का किला आता है, चित्तौड़गढ़ का आता है, कुंभलगढ़ का आता है और आम से आमेर का आता है। ये आप 6 याद रखते हैं। तो 6 तो पहाड़ी किले जो है वह राजस्थान के किस में है, इसके अंदर आपके 6 पहाड़ी किले हैं विश्व धरोहर सूची के अंदर। उसके बाद में संरक्षित क्षेत्र के रूप में भी आप लोग पढ़ते हैं कि जयपुर की जो परकोटा है, वाल्ड सिटी जिसको बोलते हैं, वो वाल सिटी जो जयपुर की है वो भी किस में शामिल कर रखी है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। और 2010 के अंदर जो है वो जो आपके अंतरिक्ष वेधशाला है 2010 के अंदर ये भी शामिल की गई थी। कब, आपके 2010 में जंतर मंतर जिसको बोलते हैं सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा स्थापित की गई। ठीक है, ये आपके आ जाते हैं। इसके अलावा एक कालबेलिया जो नृत्य है वो भी आपके अमूर्त श्रेणी के अंदर शामिल किया गया है। तो ये इसमें कुछ सामान्य चीजें बताई गई है। उसके बाद में कुछ चीजें जो है वह आपके आंकड़ों से जुड़ी हुई है। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन जो है वो नहीं बनेगा, ये बस लाया गया है कि आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस से चले। जैसे कि शिक्षा जो है उससे जुड़ी हुई सारी की सारी चीजें दी गई है। ये आपको एग्जाम में कहीं पर भी नहीं पूछी जाएगी कि राजस्थान के अंदर जैसे कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय कितने हैं, उच्च प्राथमिक कितने हैं, वो सारे के सारे आंकड़े इसमें दिए गए हैं। जब आपको जो है वो बुक मिलेगी तो उस बुक के अंदर भी सारी की सारी चीजें आ जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द जो है वो आर्थिक समीक्षा और बजट की पुस्तक आने वाली है विद एमसीक्यू। ये इंपॉर्टेंट है, विद एमसीक्यू पुस्तक आएगी, बहुत सारे उसमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहां जहां से क्वेश्चन बोर्ड पूछते हैं, आरपीएससी चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, वही से क्वेश्चन आपके बनाए जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगली चीज देखिए, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो है ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट आ जाता है, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग के अंदर भी देखा था कि राजस्थान के अंदर जो है वो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर कितना क्या है, वो अपन ने पढ़ा था कि भाई राजस्थान में आईएमआर जो है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट वो तो 32 है और 113 क्या है अपने पास में एमएमआर है, और ये क्या है आपके आईएमआर है। स्टार्टिंग में देखा था, अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में देखा था बेसिकली, हाँ यहीं पे था, ये रहा, ये अपन ने पढ़ा था। आईएमआर कितना है 32, एमएमआर कितना है 113, ये चीज अपन ने पढ़ी थी। अब यहाँ पर जो है वो उसी से जुड़ी हुई चीज आ रही है कि यहाँ पर जो है वह आपको क्या बोल रहा है। देखिए पहली चीज आ रही है कुल प्रजनन दर, एक चीज आती है कुल प्रजनन दर, इसको बोलते हैं टी टोटल फर्टिलिटी रेट, टीएफआर बोला जाता है। एक महिला के द्वारा अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दिया जाता है वह कहलाती है टोटल फर्टिलिटी रेट। यानी कि एक महिला के द्वारा अपने जीवन काल में औसतन जो है वह राजस्थान में 2 बच्चों को जन्म दिया जाता है, जबकि भारत के अंदर भी 2 बच्चों को ही जन्म दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन तो आपको यह पूछा जाएगा कि राजस्थान की टोटल फर्टिलिटी रेट वर्तमान में कितनी है, टीएफआर तो 2 है। 2 का मतलब 2 बच्चे प्रति महिला, 2 बच्चे प्रति महिला, ये क्या है टोटल फर्टिलिटी रेट है राजस्थान की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है शिशु मृत्यु दर आईएमआर, जिसकी अपन बात करते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। राजस्थान के अंदर जो है वह आपके आईएमआर शिशु मृत्यु दर कितनी है, 30.3 है। याद रखना ये आपने जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है उसके आंकड़े हैं ये, जबकि जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के हैं वो आपको याद रखने हैं। इसलिए यह आंकड़ा आप नहीं याद रखो तो ज्यादा बढ़िया है। आप इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है वो आपके 32 ही याद रखना। इसी प्रकार से मदर मोर्टिलिटी रेट जो एमएमआर अपन पढ़े थे 113 जो है यही याद रखना। ये आंकड़े हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट। टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है 2, आईएमआर एमएमआर। इसके बाद में दिया हुआ है संस्थागत जन्म,
संस्थागत जन्म का मतलब होता है कि भाई पहले का जमाना हुआ करता था जब बच्चों को जन्म जो है वो घर में ही दिलवा दिया जाता था कि भाई कोई बाई को बुला लो, वहां पे जन्म दे रहे थे। आजकल सरकार क्या कहती है कि उन माताओं को या फिर उन जो भी आपके गर्भवती महिलाएं हैं उनको हॉस्पिटल तक लाना है किसी ना किसी प्रकार। इसके लिए सरकार इंसेंटिव भी देती है। आप सभी को पता होगा कि संस्थागत अगर प्रसव करती है कोई महिला तो उसको जो आपके जैसे कि एक योजना है आपके इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, उसके तहत दूसरे बच्चे के जन्म पर 5 श्रेणी के अंदर जो है वो 6,000 रुपए मिलते हैं। तो महिलाएं उन रुपए के लालच के अंदर जो है वो हॉस्पिटल में जाकर बच्चे को जन्म दे दे, ताकि क्या हो, अगर वो हॉस्पिटल में जन्म देगी तो उसकी वजह से रोग कम लगेंगे, ये जो IMR है MMR है इनके अंदर कमी आएगी, क्योंकि मुख्य दिक्कत यही हो रही है कि बच्चों को जो जन्म है वो हॉस्पिटल में नहीं होता है, इस वजह से इनमें वृद्धि होती है। तो जब संस्थागत प्रसव की बात करते हैं तो राजस्थान का जो संस्थागत प्रसव है वर्तमान में वह लगभग 94.9% है। यानी कि अभी भी राजस्थान के अंदर 5.1% महिलाएं ऐसी है जिनका प्रसव जो है वो किसी हॉस्पिटल में नहीं होता है, उनके घर में ही होता है। ये इस आंकड़े के अंदर बताया गया है यहां से। ठीक है, तो ये कुछ 3 आंकड़े हैं वो आप ध्यान रख लेना है, बाकी इसमें कोई इतना खास नहीं है। अगली चीज आती है सतत विकास लक्ष्य, जो चैप्टर नंबर 11 है, लास्ट चैप्टर आता है आर्थिक समीक्षा का। देख लीजिए पूरी आर्थिक समीक्षा यहाँ पर सारांश है एक प्रकार का, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि इससे आपका काम 50% ही होगा। आपको 100% करने के लिए सारी क्लासें देखनी पड़ेगी ही पड़ेगी। देखिए सतत विकास लक्ष्य SDG की जब बात करते हैं अपन, तो SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ये क्या है, तो UNG है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसके द्वारा जो है वह कुछ लक्ष्य रखे गए थे। लगभग 17 तो क्या रखे गए थे लक्ष्य, और 169 क्या रखे गए थे टारगेट। और इन्होंने कहा था कि हम आने वाले जो 15 साल है, कौन से 15 साल, 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2030 तक, इस टाइम तक हम जो है वह कुछ विकास लक्ष्य रख रहे हैं 17, और उनको हम प्राप्त करना चाहेंगे। तो SDG जो है इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि आयोजना विभाग जो है वो इसमें क्या काम करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन होता है, वैसे इसमें लिखा हुआ है जिला स्तर की जो SDG समिति होती है उसका अध्यक्ष जो है वो आपके जिला कलेक्टर होता है। बाकी जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे 11वें नंबर के चैप्टर को, तो वहां से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो अपन अच्छे से देखेंगे। फिलहाल इतना सा ध्यान रख लीजिए, SDG के अंदर लक्ष्य कितने हैं, 17 है, टारगेट कितने हैं, 169 है। ये प्रभावी कब होता है, 1 जनवरी 2015 होता है। ये चलेगा कब से कब तक, तो 2016 से लेकर 2030 तक ये चलने वाला है। 15 वर्ष का इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये चीजें इसमें आती है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो इसके अंदर दी गई है, ये सामान्य चीजें हैं, यहां से जो है वो क्वेश्चन पूछने की इतनी ज्यादा संभावना नहीं है, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं भले। लास्ट चीज आती है इसमें से मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। इसकी अगर अपन बात करें तो राजस्थान सरकार जो है जिस प्रकार से नीति आयोग काम करती है केंद्र सरकार के थिंक टैंक के रूप में, उसी प्रकार से राजस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में कौन काम करती है, मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। ये आपके इंपॉर्टेंट है RS मेंस के अकॉर्डिंग, और मुझे लगता है ये आपके आने वाले एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है डायरेक्ट। केवल इतना सा लिखा हुआ आएगा राजस्थान इकोनॉमिक्स के अंदर, राजस्थान मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद जो है इसके ऊपर टिप्पणी लिखना है 50 शब्दों के अंदर। तो आपको क्या क्या लिखना है, पहली हेडिंग यही होनी चाहिए, राज्य सरकार के थिंक टैंक के रूप में। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि इसका गठन जो है वो 7 मार्च 2020 को किया गया है। तीसरी चीज होती है इसकी संरचना। संरचना के अंदर मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का अध्यक्ष जो है वो खुद मुख्यमंत्री होते हैं, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके अध्यक्ष हैं। इसके उपाध्यक्ष जो है वो नियुक्त किए जाते हैं, तो वर्तमान में इसके डॉक्टर अरविंद मायाराम जो है वो इसके उपाध्यक्ष है, और कुल 11 सदस्य जो है वो इस आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद में होते हैं। कुछ चीजें तो ये लिखनी होगी आपको। उसके बाद में इसका कार्य क्या है, तो इस परिषद के उद्देश्य क्या है वो आपको लिखने होते हैं। जैसे कि राज्य की जो भी आर्थिक वृद्धि दर है उसके अंदर कौन कौन सी चुनौतियां आ रही है उनकी पहचान करना, उनसे निपटान करना। दूसरी चीज हुई जैसे कि आर्थिक और वित्तीय जो नीतिगत विषय है उनका अध्ययन करना, ये भी इस परिषद का काम है। तीसरी चीज जैसे कि राज्य के अंदर कोई भी नवीन पहल जो है उनको चिन्हित करना और उनके प्रभावी रूप से उनको क्रियान्वयन जो है वह करवाना। अगली चीज जैसे कि सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जैसे कि सतत कृषि है, आपकी शिक्षा है, चिकित्सा है, व्यवसायिक है, इत्यादि मुद्दे जो है इनके ऊपर अध्ययन करना और इनके एक प्रकार से पत्र तैयार करके सरकार को देना। ये कुछ इसके काम होते हैं परिषद के। मुख्य रूप से जो कार्य है ये आपको ध्यान रखने हैं, और इस परिषद के द्वारा जो है वह आपके इसकी संरचना क्या है, राज्य के थिंक टैंक के रूप में ये होती है। गठन कब होता है, अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, सदस्य कितने होते हैं, ये आपके मेंस के अकॉर्डिंग जो है वो काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो यहां से देख लीजिए एक बार, अपन ने वापस देख लेते हैं क्या क्या अपन ने जो है यहाँ पर पढ़ा था। जैसे देखिए
सबसे पहले अपन ने जो है वो यहाँ पर बात की थी किस चीज की, केंद्र और राज्य के तुलनात्मक अध्ययन की बात की थी। IMR याद रखना है 32, राजस्थान का MMR 113 याद रखना है। इसके बाद में अपने GSDP पढ़ी थी, स्थिर के ऊपर है 7 लाख करोड़, प्रचलित के ऊपर है 14 लाख करोड़, और उसके बाद में नेट GSDP 6 लाख करोड़ के आसपास जो है वो स्थिर पर है, 12 लाख करोड़ जो है वो प्रचलित पर है। पर कैपिटा इनकम 86,134 है और 156,149 आ जाती है। उसके बाद में ये सारी की सारी चीजें अपन ने पढ़ी है। राजस्थान के अंदर ये योगदान जरूर याद रखना है। उसके बाद में WPI CPI आधार वर्ष दोनों के याद रखने हैं, CPI के केंद्र याद रखने हैं, ABJ याद रख लीजिए। बैंकिंग के अंदर केवल आपको ये याद रखना है विदेशी बैंक कितने हैं, 9 है, और जमा के अंदर वृद्धि कितनी हुई है, 12.51% की हुई है। कृषि के अंदर जो है वह आपके पिछले वाले 2022 के मानसून में वर्षा में वृद्धि कितनी हुई है, 37% के आसपास। उसके बाद में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खाद्यान्न उत्पादन जरूर याद रखना है, 253.99 लाख मीट्रिक टन है और वृद्धि होती है 9.71% की। इसी प्रकार से अगर अपन आगे बात करते हैं तो अगली चीज इसमें से केवल कपास याद रखना है, 95% जो है वो कपास के अंदर एक प्रकार से उत्पादकता के अंदर क्या हुई है, आपके वृद्धि हुई है। अगली चीज जैसे कि राजस्थान में सिंचाई क्षमता कितनी है, 39.07 लाख हेक्टेयर है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कृषि बजट के अंदर जो है वो किस किस को आवंटन किया गया था, पहले नंबर पर जैसे कृषि अनुदान है, दूसरे पर कृषि ऋण है, तीसरे के ऊपर बुनियादी ढांचा जो है इनको दिए गए थे पैसे। इसी प्रकार से उद्योग के अंदर MSME नीति और हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 की है। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 8 सितंबर 2022 के दिन लागू होती है। इसके अलावा खान एवं खनिज की बात करते हैं तो 81 खनिज जो है उनका भंडार है, 58 का जो है वो उत्पादन होता है, पहले 82 थे और 57 का होता था, अब 81 और 58 का होता है, ठीक है, एकमात्र के लिए वो जिले से एकमात्र। उसके बाद में ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है जिसके अंदर राजस्थान दूसरे नंबर पर उत्पादन करता है, और ये सारी चीजें याद रखनी है। 17 धात्विक है, 39 अधात्विक है, 3 ईंधन वाले हैं, 22 जो है वो गौण खनिज है, ये यहां से आप याद रख लीजिए। निर्यात तैयारी सूचकांक के अंदर राजस्थान जो है वो 11वीं रैंक पर है निर्यात तैयारी के हिसाब से, 6वीं रैंक का ऊपर है आपके निर्यात प्रदर्शन के हिसाब से। ये राजस्थान से निर्यात होने वाली 5 प्रमुख वस्तुएं हैं। सबसे ज्यादा अभियांत्रिकी चीजें होती है, फिर कपड़ा आता है, फिर धातु, फिर हस्तशिल्प और उसके बाद में रसायन आता है। मेनली आप 3 याद रख लीजिए, अभियांत्रिकी, कपड़ा और आपके धातु। उसके बाद में श्रम और रोजगार के अंदर +12 +12 +50 करते हुए आपको इन चारों के चारों श्रेणी के मजदूरों की जो है वह 259, 271, 283, 333 जो है वह आपको दरें याद रखनी है। ऊर्जा के अंदर ऊर्जा उत्पादन जरूर याद रखना है, 2 3 4 4 दूनी 8 -1 7 यानी कि 23,487.46 मेगावाट। उपभोक्ता के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, उपभोग के अंदर ऊर्जा के अंदर 15.53%। विद्युतीकृत गांव कितने हैं, 43,965, ये भी याद रख लीजिए। सड़क एवं परिवहन के अंदर सड़कों की लंबाई याद रखनी है, 2,78,813 किलोमीटर के आसपास, और जो सड़कों के घनत्व है वह कितना है, तो 81.47 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर हो चुका है। इसी प्रकार से ये ग्रामीण विकास की, इसमें से केवल 2-3 चीजें याद रख लीजिए कि राजस्थान में 2011 के अंदर जहां 24.9% शहरी जनसंख्या थी, वह 2021 के अंदर हो जाएगी 26.33 और 2031 में हो जाएगी 27.74 हो जाएगी। यहाँ पर 24 से 26 होगी और यहाँ पर 26 से 27 होगी। उसके बाद में सबसे शहरीकृत कोटा है, सबसे न्यूनतम शहरीकृत जो है वह आपके डूंगरपुर हो जाता है। कुल पर्यटक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में आप पढ़ते ही हैं, 6 पहाड़ी किले हैं। संरक्षित क्षेत्र के अंदर जयपुर का प्रकोटा है, वेधशाला है जो जयपुर की जंतर मंतर है। शिक्षा के अंदर इतना कोई खास चीजें है नहीं, ये याद रखना है। टोटल फर्टिलिटी रेट 2 है, IMR जो है 32, MMR 113 है। संस्थागत प्रसव जो है वो 94.9% जो है वह है आपके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार जो है वह आता है। HDG आपको याद रखना है, 17 लक्ष्य है, 169 जो है वो इसमें टारगेट है। प्रभावी 1 जनवरी 2016 से होता है। जिला कलेक्टर जो है वह डिस्ट्रिक्ट लेवल की HDG समिति के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। ये इसमें से कुछ सामान्य चीज आती है। फिर मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद याद रखनी है, जो कि राज्य सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करती है। 7 मार्च 2022 के दिन क्या होता है, इसका गठन होता है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं जो कि वर्तमान में डॉक्टर अरविंद मायाराम है। सदस्य इसमें 21 रहते हैं, ये याद रखना है। इसके कुछ उद्देश्य हैं वो आपको ध्यान रखना है। आर्थिक वृद्धि की चुनौतियां जो है उनका पहचान करना है, कोई नीतिगत विषय अगर है उनको ध्यान में रखना है, सतत विकास करना है राज्य का, प्रभावी रूप से नवीन पहलों को जो है वो लागू करवाना और करना होता है। ये कुछ इसमें सामान्य चीज आती है। यह आपके पार्ट नंबर 2 जो है वो आर्थिक समीक्षा 2022-23 का था, जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपके सामने आई थी।
अगला वाला जो पार्ट आने वाला है वह आएगा फ्लैगशिप योजनाएं। राजस्थान सरकार के द्वारा 33 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको फ्लैगशिप परियोजना के रूप में घोषित कर रखा है। उन 33 की 33 फ्लैगशिप योजनाओं को अपन पढ़ेंगे, जो अपने तीसरे पार्ट के अंदर रहेगा। उस पार्ट के बाद में अपन सारे के सारे जो चैप्टर हैं उनको सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, जो कि पूरी तरह से अपने RS मेंस के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। फिलहाल इस क्लास को इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।